फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा यह टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से संबंध रखता है और ब्रिटिश काल के संदर्भ में हम देखें, जब भारत में ब्रिटिश युग था, ब्रिटिश समय था, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे या भारत उपनिवेश था, तो उस समय किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कुछ कुछ परिवर्तन किए गए थे। ये सारे परिवर्तन अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किए थे, ये सब हम जानते हैं। हमने देखा है कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, वाणिज्य का क्षेत्र हो, व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह उन्होंने हस्तक्षेप किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें जो लाभ दिख रहा था, जिस तरह से उसे पूरा किया और फायदा कमाया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश कंपनी आई भारत व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे किस तरह वह एक व्यापारिक कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी। हमने पिछले क्लास में देखा कि किस तरह बंगाल पर ये जो है अंग्रेज तरह तरह से अपना षड्यंत्र, अपना कुचक्र चलाकर बंगाल को उन्होंने अपने अंडर कर लिया। हमने देखा कि इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर युद्ध के बाद, और जो मुगल सम्राट था शाह आलम, उसने क्या किया? उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी कि जाओ, अब यहां से तुम्हारा काम है वसूल करना, टैक्स कर वसूल करना। कहने का मतलब अब एक प्रकार से उनका क्षेत्र हो गया वो, जहां पर वो अपने अनुसार काम कर सकते थे। मैंने पिछले क्लास में ये आपको बताया है। आज मैं जो बात करूंगी वो उसी से संबंधित है। वह क्या है? ब्रिटिश काल की राजस्व व्यवस्था या भू व्यवस्था। किस तरह से अंग्रेजों ने यहां भूमि की व्यवस्था की जो उनके फायदे के लिए थी। कुछ मामले में कह सकते हैं कि भारतीयों को फायदा हुआ। अगर हम बहुत ज्यादा उस पर विचार करें तो हम देखते हैं कि कई मामलों में यह भारत के लिए हितकारी हुआ, लेकिन प्रथम दृष्टया देखें तो हम यही पाएंगे कि ये जो ब्रिटिश थे, इन्होंने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ये काम किया। और क्या काम किया, इस पर आज हम बहुत ही सरलता के साथ संक्षेप में बात करेंगे, उसको समझेंगे। आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए समझने के लिए, बहुत ही सरलता के साथ। ब्रिटिश काल में राजस्व व्यवस्था या भू व्यवस्था क्या थी? जैसा कि हमने अभी भूमिका में बता ही दिया कि अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्हें अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पाली थी, अब उसका मन और बढ़ गया था। अब उन क्षेत्रों से उन्हें टैक्स लेना था। इससे पहले बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद संधि के पहले हम देखेंगे कि 1759 में कलकत्ता और 24 परगना का क्षेत्र जो था, वहां पर वो अपनी व्यवस्था कर चुके थे। किस तरह से पैसा जमीन के बदले में भारतीयों से टैक्स लिया जाएगा, भू राजस्व लिया जाएगा, यह व्यवस्था कर ली गई थी। धीरे धीरे समय बदला और जब ये पूरी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनके हाथों में आ गई, तो पुनः उन्होंने जमीन से जो राजस्व होता है उसे पाने के लिए एकदम से बेहाल हो गए कि किस तरह अधिक से अधिक हमें राजस्व मिले, क्योंकि कंपनी को अधिक से अधिक पैसे की आवश्यकता थी। और वो पैसे की आवश्यकता के लिए ये भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे, और अंग्रेजों को यह पता था कि इसी कृषि से हमें फायदा हो सकता है बहुत अधिक। उन्होंने हस्तक्षेप किया है। हम देखते हैं कि
72 में व्यवस्था की गई कि जो जमीन है उसको ठेका पे दिया जाने लगा कि कौन कितना अधिक टैक्स देगा, कौन जो जितना अधिक बोली लगने लगा। और स्वाभाविक सी बात है, जो बोली में बोले है कि हाँ हम सबसे ज्यादा टैक्स देंगे, जमीन का, इस जमीन का टैक्स आप हमको उगाने के लिए दे दीजिए, मैं दूंगा इसका टैक्स आपको। तो स्वाभाविक है कि जितना ज्यादा टैक्स देगा उतना ही ज्यादा वहां के कृषकों का शोषण होगा। सामान्य सी बात है, उनका शोषण करके वो अंग्रेजों को देगा और अपने पास भी अधिक से अधिक रखेगा, ये उसका उद्देश्य होगा। तो ये व्यवस्था चली। इसका परिणाम यह हुआ कि 1770 में बहुत भयंकर अकाल आ गया, बहुत भयंकर, खेती हुई ही नहीं और बहुत बुरा हाल हो गया किसानों का। 1772 में हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया, कंपनी का वो सर्वे सर्वा था, उसने सोचा कि भाई अधिक से अधिक पैसा कैसे लाना है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं इसमें किसानों का शोषण हो रहा है, किसान ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो क्या व्यवस्था की जाए? तो इजारेदारी की व्यवस्था की गई, इजारेदारी प्रथा। उसमें क्या किया गया, 5 सालों के लिए भूमि दिया गया किसी को कि ये तुम्हारा काम है, यहाँ का जमीन तुम दोगे भू राजस्व निकाल के। और इस तरह 5 साल के बाद जो रिजल्ट आया उससे अंग्रेजों को संतुष्टि नहीं हुई। पुनः अब क्या विचार हुआ, क्या किया जाए? तो अब ऐसा किया जाए कि 1 साल के लिए ही दिया जाए, भू राजस्व वसूल किया जाए। ये भी किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 93 तक, 1793 तक तरह तरह से प्रयोग किए जा रहे थे कि किस तरह से अंग्रेजों को, ये कंपनी शासक को, कंपनी को अधिक से अधिक फायदा हो भू राजस्व के द्वारा, लैंड रेवेन्यू के द्वारा। 93 आ गया और इसी दरम्यान हम देखते हैं सर जॉन सो जो है वह गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अधिकारी थे उनके द्वारा एक व्यवस्था की गई भूमि के लिए, वह क्या थी, स्थायी बंदोबस्त। तो इससे हमें याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की थी, 1793 ईस्वी में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त हुआ और इसके द्वारा क्या किया गया, सर जॉन सोड ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का कहना था कि 10 साल के लिए बंदोबस्त कर दिया जाए, 10 साल के लिए हम दे दें लोगों को, किसी व्यक्ति को, और वह जो है वहां का भू राजस्व इकट्ठा करे। ऐसे हम सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं। और यह सोच करके बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त नियम लागू किया गया। इसमें 19% भूमि स्थायी बंदोबस्त, मतलब पूरी भूमि जो थी उसमें 91% भूमि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आई। और अब हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, जितने भी भूमि के मालिक थे, जमींदार थे या टैक्स वसूलने वाले थे, उन्हीं को जमीन का मालिक बना दिया गया। सोचिए कितनी अजीब सी बात थी। चलिए, अंग्रेजों का ये अपना विचार था कि ऐसे करने से ज्यादा अच्छा होगा, कृषि भी अधिक होगी, किसानों को भी लाभ होगा, जमींदारों को भी लाभ होगा, अंग्रेजों को तो लाभ होगा ही। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई जो 10 सालों के लिए की जाती थी। और इसमें जो जमींदार होते थे, जो राज्य में टैक्स कलेक्टर होते थे, उनको ही भूमि दे दी गई। और वो कितना टैक्स देते, जितना टैक्स देते उसका 11 भाग करके 10 भाग ले लेते। यानी कि अंग्रेज 10/11 भाग ले लेते। मान लीजिए कि हमारे पास 11 लाख रुपए टैक्स जमा हुआ है,
तो 10 लाख टैक्स हम अंग्रेजों को देंगे, 1 लाख वो जमींदार रखेगा, वो जो टैक्स वसूल कर रहा है वो रखेगा। तो इस तरह 1/11 भाग जमींदारों के पास रहा और 10/11 भाग जो है वह अंग्रेजों के पास चला गया। तो ये व्यवस्था करके अंग्रेज निश्चिंत हुए कि चलो इससे हमारा उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन क्या देखते हैं कि अंग्रेजों ने तो ऐसा सोचा, लेकिन जो यहाँ जमींदार बने उनका क्या उद्देश्य था, वो अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में रहते थे, अधिक से अधिक कर वसूलने के चक्कर में रहते थे। किसान जो थे वो एकदम से काश्तकार हो गए, एकदम से माने मेहनत करने वाले मजदूर हो गए, जिनसे सिर्फ और सिर्फ टैक्स लिया जाता था। उसकी सुख सुविधा के लिए जमींदार कटिबद्ध नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस उन्हें टैक्स चाहिए। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि कृषकों की स्थिति, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जमींदार और भू राजस्व कर्मी जो है वह भूमिपति हो गए। दूसरा हम क्या देखते हैं कि कृषकों की स्थिति में बहुत गिरावट आ गई, क्योंकि अगर अभी हम एक उदाहरण दिए कि अगर 11 लाख रुपया वो इकट्ठा करते थे, उन्हें क्या लगता था कि क्यों ना हम 15 लाख रुपया इकट्ठा कर लें। 15 लाख इकट्ठा करेंगे तो उसका 10वां भाग उसे देंगे, एक ही भाग हम रखेंगे, लेकिन हमारा भी तो संपत्ति में वृद्धि होगा। तो इस तरह जो जमींदार थे उनकी यह सोच, अधिक से अधिक संपत्ति कलेक्ट करने की जो सोच थी, उसने किसानों पर बुरा प्रभाव डाला और किसानों की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आ गई। जमींदारों को अपनी संपत्ति में राजस्व बढ़ाने का अधिकार मिल गया। इसे कोई अंग्रेज नहीं बोल सकता था कि भाई तुम क्यों इस तरह कर रहे हो, तुम पिछले बार तो तुम्हारा इतना ही आया था, इस बार इतना कैसे आ गया, या तुम अपने क्षेत्र के किसानों का बहुत शोषण कर रहे हो, इससे तो गड़बड़ होगा। तो ऐसी बात कहने का अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं था। यहाँ सर्वे सर्वा थे जमींदार। अगर कभी किसी जमींदार को दया आ गई, कभी किसी जमींदार ने अपनी परंपरागत पुरानी बातों को ध्यान में रखकर, जो किसान हैं उनकी गरीबी को देखकर, उनकी लाचारी को देखकर टैक्स नहीं लिया, या उन्होंने उतना संकलन नहीं किया, तो वो अंग्रेज अधिकारी इन जमींदारों को हटा भी देते थे कि चलो तुमसे ना हो पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से यही थी, जो 1793 ईस्वी में लागू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और यही उसका जो ये था लक्षण, यही था उसका। अब हम बात करेंगे गुण की। इसमें गुण क्या था, तो गुण इसमें हम यह कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेज और भारत के जो लोग थे, जमींदार थे, उनके बीच एक सहबद्धता, एक माने आपस में वो नजदीक आए। उनका जैसे कि अंग्रेज का भी कहना था कि अगर आपके यहाँ आप जमींदार यहाँ से टैक्स वसूलते हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, आप अपने किसानों को सुविधा दीजिए, अन्य जो इन्हें आवश्यकता ये पूरा कीजिए। तो और ऊपर से अंग्रेज भी, जमींदार भी अंग्रेजों को बड़ा अपना मानने लगते थे, वही हम लोग तो बड़े लोग हैं। तो इस तरह अंग्रेज और ये भारतीय जमींदार थोड़े नजदीक आए। इसके साथ हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों की आय में वृद्धि हो गई। पहले निश्चित नहीं था, अब स्थायी बंदोबस्त जो कर दिया गया कि आपको इतना देना है तो उतना आय उनके पास चला जाता था। हम ये जारेदारी प्रथा में देखते हैं, उसमें उनको घाटा होने लगा था। कभी कभी जो लास्ट में वो 1 साल के लिए जारेदारी प्रथा रखे, उसमें तो कभी कभी उन्हें मिलता ही नहीं था वो राजस्व, कि नहीं इस बार तो जमा ही नहीं हुआ, तो मिल नहीं सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनका जो आय है वह निश्चित हुआ। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पैदावार में वृद्धि हुई। जमींदारों को लगने लगा कि भाई इतना तो हमें उगाना है, उसके लिए हमें करना होगा, क्योंकि अगर हम ना देंगे उनको तो हमें निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रेशर के द्वारा ही हम कहें या मजबूरी के द्वारा कहें, तो कृषि के जो पैदावार है उसमें वृद्धि आई, यह एक प्लस पॉइंट था। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि
अंग्रेजों को भी लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? एक समय था जब अंग्रेजों को टैक्स वसूल करने के लिए लोगों की नियुक्ति करनी होती थी, उसे वेतन देना पड़ता था। अब उससे मुक्त हो गया। तो अंग्रेजों का क्या कहें कि चारों दसों उंगली घी में और सब कड़ाही में हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के कुछ गुण यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोष। स्थायी बंदोबस्त के दोष क्या थे, उसमें क्या कमियां रही थी, क्या डिमेरिट रह गया था? तो हम कहेंगे किसानों का बहुत अधिक शोषण होने लगा, क्योंकि जमींदारों को अधिक से अधिक देना था। उसमें उसको 10/11 उसे देना था, अपने लिए भी रखना था, अपनी संपत्ति को वृद्धि करनी थी। उसके चलते अधिक से अधिक बोझ कृषकों पर डाला गया, जिससे कृषकों की स्थिति या किसानों की स्थिति में दिन प्रतिदिन गिरावट आने लगी। अंग्रेजों के द्वारा अब ज्यादा दावा भी नहीं किया सकता, अरे तुम तो तुम्हारी संपत्ति तो इतनी, तुमको इतना मिल गया है, हमको मेरा भी कुछ बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भाई बात हो गई है तो हो गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन लाभ के लिए किया था। लेकिन कुछ मामले में देखें तो ये सब छोड़ के सचमुच यह अंग्रेजों के हित के लिए ही रहा। अंग्रेज जो है जमींदारों को, भारतीय जमींदारों के नजदीक हो गए। और हम भविष्य में भी देखते हैं कि यही कारण था कि अगर विद्रोह हुए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे विद्रोह हो, चाहे स्थानीय स्तर पे विद्रोह हो, जमींदार जो है वह अंग्रेजों के पक्ष में ही रहते थे। वो जानते थे कि अगर अंग्रेजों के पक्ष में रहेंगे तभी हमको पावर दिया जाएगा और तभी हम जो है अधिक से अधिक संपत्ति जमा कर पाएंगे। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त ये था। तो इसमें मैंने कितना बताया कि ये कहां कहां लागू हुआ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में। और इसमें कितनी % भूमि गई थी? 19% भूमि जो है वह स्थायी बंदोबस्त में गई थी। अब हम बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम देखते हैं कि यह व्यवस्था जो है कहां लागू की गई? मद्रास और बॉम्बे प्रांत में, उन क्षेत्रों में। यहां पर देखा गया कि बड़े बड़े भूमि के मालिक यहां नहीं हैं। यहां की तरह उड़ीसा, बंगाल और बिहार की जैसी जो भूमि का वहां पे प्रकार है, भूमि का मालिकाना हक है, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। और यहाँ पर अब जो है ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी किसके द्वारा की गई थी? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के द्वारा यह रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था? बंबई और मद्रास। और इसमें हम क्या देखते हैं कि 50% भूमि, लगभग 50% भूमि में रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की। इसके तहत क्या हुआ? भूमि का ये 50% भूमि है, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, इसका जो भू राजस्व है वह कैसे वसूल किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? कृषकों से सीधा बंदोबस्त किया। सीधे कृषक से बात हुई, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जमीन वाले जमींदार नहीं थे। भू राजस्व में परिवर्तन संभव हो गया। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया है कि 1/10/11 देना है, ये नहीं। यहाँ पर समय के अनुसार उसमें परिवर्तन की व्यवस्था थी। कभी कभी हम देखते हैं कि अनाज उत्पादन या पैदावार बहुत अधिक बढ़ जाता था, तो ये बढ़ा देते थे कि नहीं आपको तो इतना देना होगा। कभी कभी ऐसा भी मामला आता था कि कभी उपज कम हुआ तो कभी कभार घटा भी देते थे। तो इस तरह यह इसकी खासियत थी, यह इसका गुण था कह सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कहेंगे, कृषकों की स्थिति
इधर से थोड़ी बेहतर हो गई। यहाँ पर कृषक जो है वह भूमि स्वामी ही थे। जो भूमि के स्वामी थे ऐसा नहीं कि उनकी जमीन को जमींदारों के अधीन कर दिया गया था। यह कृषक ही भूमि स्वामी थे और इनका सीधा जो बात हुआ था, सीधा डील जो हुआ था वह अंग्रेजों के साथ हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक व्यवस्था थी जिसे थॉमस मुनरो ने किया और यह बंबई और मद्रास में लागू हुआ। सबसे पहले इसे मद्रास में लागू करके देखा गया। जब वहां ये सफल हुआ तब इसे बंबई में भी लागू किया गया। अब इसका हम दोष कहेंगे, इसमें क्या डिमेरिट था। तो इसमें यह डिमेरिट था कि यह बहुत बड़े क्षेत्र में इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी और इसके द्वारा इसमें अगर गुण है या दोष है वो उसको झेलना ही पड़ता, बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि 50% क्षेत्र जो है वह उसमें इसी व्यवस्था में था। भू राजस्व की दर में वृद्धि का अधिकार। मान लो कि कभी किसानों की मेहनत से उन्होंने अधिक उपज ही कर ली, तो जरूरी है क्या उसमें अंग्रेजों को हिस्सा मिले ही? बेचारे वो जब फटेहाल जिंदगी जीते तब तो अंग्रेज नहीं आते हैं देखने के लिए। लेकिन ये जो व्यवस्था कर दी कि जब चाहे हम, मेरा अधिकार है कि हम राजस्व बढ़ा सकते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही गड़बड़ था। बहुत बार इन्हें परेशानी में पड़ना पड़ता था। और अगर हम कहें तो कुल मिला जुलाकर इन कृषकों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। स्वाभाविक है, वो सोचेंगे हम क्यों ज्यादा पैदावार करें, हम तो ज्यादा पैदावार करेंगे तो ये अंग्रेज को देना पड़ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे जो कृषक जब ये थे वो मिल गए और ये बृहद राज्य के रूप में विकसित हो गए, बृहद जमींदारी के रूप में विकसित हो गए। यह भी एक बात हो गई इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दो व्यवस्था चल पड़ी। अब हम बात करते हैं महलवाड़ी प्रथा की। महल या घर, सोचिएगा तो आप समझ जाइएगा, घर घर से लेना, महल महल से लेना, कि पर्सनल कहने का मतलब सीधी देखे हम तो ऐसे निकलता है इसका अर्थ। इसमें क्या हुआ कि ग्राम या महल के साथ सीधा सीधा बात हुआ कि भाई आपका ये गांव है, इसमें इतनी भूमि है, यहाँ इतने लोग हैं, आपको यहाँ की जमीन कैसी है, अच्छी है, आपको इतना देना होगा, खराब होगा इतना देना होगा। तो इस तरह से ना कोई जमींदार और ना किसानों को अलग से दी गई। वो गांव का जो प्रधान है, गांव का मुखिया है, उससे डील हुई। किससे डील हुई? घर का जो घर का मालिक है उससे हुई कि भैया इस घर में इतनी जमीन है तो ये अपना जमीन जो है उसका इतना इनकम होता है, उससे इतना पैदावार होता है, उसमें ये इतना गांव का मुखिया को दे देगा। तो इस तरह से एक नई जो व्यवस्था है यह लागू की गई और यह कितने परसेंट क्षेत्र में की गई? यह 31% क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था की गई। और यह कहां कहां की गई? यह पंजाब में की गई, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में की गई, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में की गई, उसके बाद मध्य भारत में की गई और गंगा के आसपास के क्षेत्रों में उत्तर भारत में की गई। तो इन क्षेत्रों में ये महलवाड़ी व्यवस्था की गई और इसमें जो है राजस्व का भार किस पे डाला गया? ग्राम के प्रमुख यानी गांव का जो मुखिया उसे, और परिवार का प्रधान या परिवार का प्रधान, क्योंकि गांव बहुत सारे परिवार से बन के मिलता हम सब जानते हैं, और उस परिवार का प्रधान के द्वारा गांव के प्रधान और वहां से अंग्रेजों के पास भू राजस्व जाता। इसमें भी हम देखते हैं कि भू राजस्व में परिवर्तन की व्यवस्था की गई थी कि अगर कहा गया, अगर अंग्रेज के द्वारा या कहा गया अंग्रेज कंपनी शासक के द्वारा कि इन क्षेत्रों में अब आपको बढ़ाना होगा तो बढ़ाना होगा। तो इस तरह से यह महलवाड़ी व्यवस्था की गई। इस तरह से हम देखते हैं कि 50% प्लस 31% प्लस 19% मिला के 100% जमीन हो जाता है। तो इन 100% जमीन को अंग्रेजों ने इस तरह से बांटा। किस लिए बांटा?
टैक्स लेने के, वहां से माल गुजारी लेने के लिए, वहां से भू राजस्व लेने के लिए उन्होंने इस तरह से जमीन को बांटा। और इस तरह उन्होंने क्या किया, अपना फायदा, क्योंकि कंपनी को अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है, उसे बढ़ना है, अपना उपनिवेश बढ़ाना है। आज इंडिया में है, कल चीन जाएंगे, परसों जापान जाएंगे, बहुत सारा काम है, उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए। और इस धन के लिए हमें केन प्रा करें, जो भी करना होगा वो हमें करना है। इसी के तहत ब्रिटिश काल में यह भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। इसका परिणाम यह निकला कि एक जमींदार वर्ग का तो उदय हुआ, दूसरी तरफ देखते हैं कृषकों की स्थिति बहुत खराब हो गई, तीसरी तरफ हम देखते हैं कि कृषि की स्थिति भी खराब हो गई। किसानों पर इतना दबाव, इतना प्रेशर रहता था कि वो खेत छोड़ करके वह चले गए मजदूरी करने के लिए, किसान मजदूर बन गए। भविष्य में हम देखते हैं कि जो विद्रोह की जो ज्वाला धड़कती है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, इस भूमि व्यवस्था का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो कृषक थे वह परेशान हो गए थे इस तरह की जो नीति, जो व्यवस्था जो बनी हुई थी। तो इस तरह आज का हम यह चैप्टर यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।